हेलो बच्चों, फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जेई एडवांस के पेपर 2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो लेके मैं जितेश मोगरा रिलायबल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके सामने यहां पे प्रस्तुत हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं एक बार। वेसल 1 कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट X डिसॉल्व्ड इन सम अमाउंट ऑफ वाटर। वेसल 2 में भी ऐसा ही कुछ दे रखा है। दोनों के सोल्यूट्स के मोलर मास को रिलेट किया हुआ है, वेंट ऑफ फैक्टर को रिलेट किया हुआ है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू सॉल्यूशंस। ठीक है, आपको पता है ये सॉल्यूशंस चैप्टर का सवाल है, क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं एक बार इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मूविंग टू द सॉल्यूशन, देखिए इन्होंने वेसल 1 का कंपोजिशन दिया हुआ है। व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज, हमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट X दिया हुआ है, उसका वेट दे रखा है, साथ में वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमको मेंशन कर रखा है। ऐसी वेसल 2 की बात करूं तो यू आर गिवन अनदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट Y जिसका वेट दे रखा है और यहां पे भी वेट ऑफ द वाटर अपने को दे रखा है। आप देख सकते हैं वेट ऑफ द वाटर इन द टू केसेस इज द सेम। अब इन्होंने एक्स्ट्रा बात क्या कर रखी है, दोनों सोल्यूट्स के मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है और दोनों के वेंट ऑफ फैक्टर को रिलेट किया हुआ है। हमें पता है वेंट ऑफ फैक्टर को स्मॉल आई से इंडिकेट किया जाता है, वही इंडिकेशन यहां पे लिखा हुआ है। अब देखिए हमें क्या कंपैरिजन करना है, दोनों सॉल्यूशंस के बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना है। डेल्टा टीबी जो होता है वी नो दैट इज गिवन बाय द रिलेशन डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब हमें दो सॉल्यूशंस का कंपैरिजन करना है तो देखिए हमने दोनों सॉल्यूशंस के डेल्टा टीबी का रेशो निकाल दिया। जब रेशो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई का रेशो इंटू केबी का रेशो इंटू मोलैलिटी वाली टर्म्स आ जाएंगी। कुछ टर्म्स यहां पे कैंसिल आउट होने वाली हैं बिकॉज आपको पता है दोनों ही सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट इज वाटर, तो हम बोलेंगे दोनों का केबी सेम होगा, ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा। देन हमें यह भी पता है दोनों केस में वेट ऑफ द सॉल्वेंट टेकन इज द सेम W1 ग्राम के बराबर, तो ये भी कैंसिल आउट होकर आ जाएगा। अच्छी बात है वेट ऑफ द सोल्यूट भी सेम लिया गया है तो आई कैन से दोनों ही केस में W2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यूज बची हुई हैं उसके अंदर हम आई का रेशो ले सकते हैं जिसका रिलेशन हमको दिया हुआ है, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन ले सकते हैं, इससे रेशो निकल कर आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि डेल्टा टीबी या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ वेसल 1 कितना परसेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू वेसल 2। तो देखिए रेशो 1.5 के बराबर आया, अगर मेरे को इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो मेरे को इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं द रेशो 1.5 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू अ 150% का इंक्रीज एज कंपेयर टू वेसल 2। वेसल 1 में 150% ज्यादा डेल्टा टीबी आ रहा होगा एज कंपेयर टू वेसल 1। ओके, चलिए सो द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी 150। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है देखिए एक बार, अ सैंपल इनिशियली कंटेन्स ओनली यूरेनियम 238 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। हमें पता है कहीं ना कहीं ये सवाल शायद रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। वैसे जेई एडवांस के सिलेबस के अंदर इस बार रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर केमिस्ट्री मेंशन नहीं था केमिस्ट्री के पोर्शन में, बट स्टिल वी हैव दिस क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रखा है इन्होंने, हमारे पास यूरेनियम की एक आइसोटोप थी 238 फॉर्म में, टाइम के साथ यूरेनियम 238 डिसइंटीग्रेट हुई इनटू लेड 206, बाकी अनडिसइंटीग्रेटेड रह गया। जब हमने सैंपल के अंदर मास रेशो देखा किसका, लेड 206 का और यूरेनियम 238 का, वो 7 के बराबर पाया गया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ द सैंपल, उसे प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे। ठीक है, देखिए इन्होंने हाफ लाइफ ऑफ द यूरेनियम भी अपने को दी हुई है और कैलकुलेशंस आसान करने के लिए लॉग के भी कुछ रिलेशंस यहां पे दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए एक बार शुरू करते हैं, सवाल के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होकर आ रहा है, लेट अस सी दैट। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने बोला यूरेनियम 238 से डिसइंटीग्रेट होके क्या बनाना है, Pb206 बनाना है, वो हमने बना दिया। क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है कि दोनों के वेट का रेशो 7 के बराबर आया। ठीक है, देखिए हम रिएक्शन के अंदर स्टोइचियोमेट्रिकली अगर रिलेट करते हैं तो हम मोलों को रिलेट करते हैं न कि मास को। इसका मतलब हमें मास के रेशो को किस में चेंज करना पड़ेगा, मोलों के रेशो में चेंज करना पड़ेगा। ये देख लीजिए हमने क्या कर दिया है, बेसिकली मास का रेशो हमको 7 दिया हुआ है तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो इसका वेट होएगा दैट इज गोइंग टू बी x, इसका वेट हम लोग ले लेंगे कितने के बराबर, 7x के बराबर। ये दोनों के वेट आ गए। देखिए वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया गया है तो क्या आ गया, दोनों के इंडिविजुअल मोल्स निकल कर आ गए।
ठीक है, अब एक बार ये सोच के देखते हैं कि यूरेनियम के मोल इनिशियली कितने रहे होंगे। गौर से देखिए इस बात को, ये इनिशियल मोल्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे। आपने जब मेजर किया तो आपको यूरेनियम के इतने मोल मिले और लेड के इतने मोल मिले, पर क्या आप ये वाली बात समझ सकते हैं कि जितना भी लेड बना है वो तो यूरेनियम से ही डिसइंटीग्रेट होके बनकर आया है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये यूरेनियम के फाइनल वाले मोल्स हैं और ये यूरेनियम के डिसइंटीग्रेटेड मोल्स हैं। अब बताइए, इतने बच गए, इतने डिसइंटीग्रेट हो गए, तो क्या मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे को इनिशियल मोल्स ऑफ यूरेनियम इन द सैंपल मिल जाएंगे? हाँ, और देखिए इन दोनों को ऐड करके हमने इनिशियल मोल्स ऑफ यूरेनियम इन द सैंपल लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने रेडियो एक्टिविटी का फर्स्ट ऑर्डर वाला जो रिलेशन है वो यहां पे मेंशन कर दिया है। देखिए T बराबर 1/λ ln n0/n, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये रिलेशन निकल कर आता है इन केस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। चलिए अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। T तो हो गया, मेरे को लैम्डा की वैल्यू पुट करनी थी। हमें पता है लैम्डा का जो रिलेशन होता है दैट इज एक्चुअली ln 2/t½ तो हमने क्या कर दिया, हमें हाफ लाइफ की वैल्यू दी हुई थी, हम क्या कर सकते हैं T ½/ln2 के बराबर 1/λ को रख सकते हैं। हाफ लाइफ आपको दी हुई थी, उसी की टर्म में अपन ने वैल्यूज को पुट कर दिया। ln के साथ में देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये इनिशियल मोल्स ऑफ यूरेनियम लिखे हुए हैं। यूरेनियम के इनिशियल मोल्स ये क्या हैं, यूरेनियम के लेफ्ट मोल्स या फाइनल मोल्स। देखिए इनिशियल मोल्स का एक्सप्रेशन अपन ने वहां से लाके रख दिया है, फाइनल मोल्स जो है मैंने यहां से रख दिए हैं। रेशो लेंगे तो हम देखेंगे यहां पे ln7 के बराबर ln9 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करें देन वी गेट द आंसर एज 143.5। वैसे आप देखें यहां पे कैलकुलेशंस के अंदर हमें log 2 और log 3 की वैल्यूज का भी यूज करना पड़ रहा है। log 3 की वैल्यू अगर अपन अप्रोक्सीमेटली 0.48 के बराबर ले लें तो उससे हमारे पास ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है। बट अगेन log 3 की जो वैल्यू है दिस इज अप्रोक्सीमेशन, इसीलिए हम यहां पे प्रेफर करेंगे कि हम एक रेंज प्रोवाइड कर दें आंसर के अंदर। लेट द रेंज बी फ्रॉम 142 टू 144। ठीक है, वैसे आंसर इसके बहुत क्लोज निकल कर आ रहा होगा, स्टिल अ रेंज इज गिवन सो दैट वी कैन सेफली आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये रेडियो एक्टिविटी का सवाल अपना होकर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले सवाल के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, हमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस और कुछ केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा हुआ है इनमें से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस किस की होगी। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे कंपाउंड्स को एनालाइज करते हैं और फिर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल स्पीशीज कितनी आती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। देखिए पहला स्पीशी मुझे दिया हुआ है COCN4 4 नेगेटिव, थोड़ा अनकॉमन सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। चलिए एक बार इसका एनालिसिस करेंगे। यहां पे अगर आप यहां पे देखेंगे तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है दैट इज 0। कोबाल्ट 0 का मतलब, और साथ में हम देख रहे हैं लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास निकल कर आ जाएगी दैट इज सिंपली गोइंग टू बी 3d9। 3d7 4s2 होना चाहिए था, 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाएंगे पेयरिंग करते हुए, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी 3d9। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 हो चुकी है तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे एक वेकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं हो सकता हमारे लिए फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं है? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट गेट अ वेकेंट d ऑर्बिटल, बिकॉज कैन यू सी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि 4 d के ऑर्बिटल्स तो डब्ल्यू ऑक्यूपाइड है, एक बचा हुआ d का ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड है। सो आई कैन सिंपली से दैट मेरे पास कोई भी वेकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इसका मतलब dsp2 नहीं हो सकता। तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन? sp3 शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन। और हम बोल सकते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग शेप कैसी आ जाएगी? टेट्राहेड्रल शेप निकल कर आ जाएगी। यही चीज हम इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर भी देख सकते हैं, सेम थिंग गेटिंग रिपीटेड इन द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए वैसे कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस में हम देखते हैं कभी कभी इलेक्ट्रॉन प्रमोशन का केस भी देखा जाता है, बट दैट इज यूजुअली सीन व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। यहां हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, यहां न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ऐसे केसेस में हम इलेक्ट्रॉन प्रमोशन की बात नहीं करेंगे, हम इन दोनों को सिमिलर तरीके से आंसर करेंगे। और जैसे ये sp3 था, ये वाला कॉम्प्लेक्स भी कैसा आ जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑब्टेन होकर आ जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले कंपाउंड को देखते हैं XeF4। हमें पता है ये स्क्वायर प्लेनर शेप का होता है, केमिकल बॉन्डिंग से हम जानते ही हैं। ठीक है, दिस इज सिंपली गोइंग टू बी ऑफ द टाइप, ये रहा xenon, इसके साथ हमने 4 फ्लोरीन अटैच कर दिए हैं एंड आई कैन सिंपली से दैट xenon पे ऊपर और नीचे 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे। दिस इज योर XeF2 शेप। कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर। हर अच्छे बच्चे को ये वाली शेप याद ही होती है, तो ये हमारी कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि हमें तो खाली टेट्राहेड्रल वाले ढूंढने। अगला है PCl4 चार्ज प्लस। PCl4 चार्ज प्लस को अगर आप VSEPR थ्योरी के हिसाब से देखें तो ये AB4 कैटेगरी का कंपाउंड आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप टेट्राहेड्रल, अगेन केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो लिया हुआ है दैट इज PdCl4 2 नेगेटिव। चलिए इस एग्जांपल को एक बार समझते हैं। पैलेडियम की अगर मैं बात करूं तो देखते हैं, सबसे पहले तो ये रहा हमारा पैलेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। पैलेडियम +2 में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आ जाएगी, जस्ट लेट अस सी दैट। पैलेडियम +2 में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां हमारे पास आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 4d8। अब देखिए आपको शायद ये ध्यान होगा कि अगर सेंट्रल एटम 4D या 5D सीरीज का होता है फिर तो हर लिगेंड ही पेयरिंग करवा देता है। अगर यहां पे भी पेयरिंग हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि पेयरिंग के बाद हमारे पास में 1d का ऑर्बिटल वेकेंट रह जाएगा। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, भरने के लिए 4 ही ऑर्बिटल चाहिए d के। इसका मतलब 1d ऑर्बिटल वेकेंट रह जाएगा, तो व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन? DsP2। और अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बताइए शेप क्या आ जाएगी? स्क्वायर प्लेनर शेप आ जाएगी। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। चलिए अगले मॉलिक्यूल को देखते हैं एक बार। ICl4 चार्ज माइनस है, ये भी XeF4 जैसा ही होगा, तो हम यहां पे बोल सकते हैं ये रहा आयोडीन, इसके साथ 4 Cl जुड़े हुए हैं, एक लोन पेयर होगा, एक और इलेक्ट्रॉन गेन भी किया हुआ है। अगेन इट इज स्क्वायर प्लेनर, तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों ही केस में इफ यू चेक द हाइब्रिडाइजेशन देन केमिकल बॉन्डिंग के कॉरस्पॉन्डिंग हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, जिसके अंदर 2 लोन पेयर के साथ शेप स्क्वायर प्लेनर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर चल रहे हैं, नेक्स्ट स्पीशीज के ऊपर। CuCN4 3 नेगेटिव हमको दिया हुआ है। देखिए यहां पे कॉपर +1 में है, कॉपर +1 का मतलब जो हो जाएगा दैट इज 3d10। 3d10 का मतलब हम बोल सकते हैं d में कोई वैकेंसी नहीं है, तो DsP2 तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन? sp3 कॉरस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बताइए शेप कैसी हो जानी चाहिए? टेट्राहेड्रल हो जानी चाहिए। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी आवर आंसर। ऐसे ही मेरे को P4 का मॉलिक्यूल दिया हुआ है। P4 का मॉलिक्यूल वैसे तो हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में टेट्राहेड्रल शेप का ही होता है। स्टिल अगर मैं आपके सामने एक बार ड्रॉ कर दूं P4 का मॉलिक्यूल तो वो कुछ तरीके का अरेंजमेंट लेकर आ रहा होगा। लेट अस सी दैट। इस बॉन्ड को मैंने आपके लिए डॉटेड फॉर्म में यहां पे अरेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन के पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा। ओवरऑल हम देखें तो सारे फास्फोरस जो हैं दैट कैन बी इमेजिन्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रल, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं शेप क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। अब आप चेक करिए 1 2 3 4 5 स्पीशीज या 5 स्पीशीज हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिनकी शेप कैसी है? टेट्राहेड्रल आ रही है। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? 5 शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बात करी हुई है। चलिए एक बार देखते हैं। इन्होंने हमसे बोला हुआ है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, देखिए इसके अंदर आयोडीन I- के रूप में होगा, इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरीसाइनाइड। पोटेशियम फेरीसाइनाइड के अंदर हम जानते हैं आयरन 3+ में होगा। सो इन दोनों को अगर मिलाया जा रहा है तो दिमाग में एक थॉट आता है, हमें पता है I- बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है और Fe3+ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये खुद नीचे आके +2 में आके I- को ऑक्सीडाइज करके I2 में भेज सकता है। शायद यही दोनों के बीच का रिएक्शन होने वाला है। उसी के बारे में देखिए कुछ बात कर रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन विच अ कॉम्प्लेक्स P इज फॉर्म। यहां हम देख रहे हैं आयरन का साइनाइड कॉम्प्लेक्स है पोटेशियम के साथ +3 में, शायद रिएक्शन के बाद +2 वाला साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनकर आ जाए, क्योंकि ये तो मैंने बोला ही सही कि आयरन नीचे आने की कोशिश करेगा। चलिए अच्छी बात है, P शायद वही वाला कॉम्प्लेक्स होगा। आगे हमसे बोल रहे हैं इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स कंप्लीटली टुवर्ड्स P। अच्छी बात है, हमने पूरी तरीके से P बना लिया है। आगे हम बोल रहे हैं जिंक क्लोराइड को हमने मिक्स किया P में, तो हमारे पास क्या बनकर आ गया? एक स्पेरिंगली सोलुबल कॉम्प्लेक्स बनकर आ गया। दिस इज अ प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड एज क्या? Q।
अब जिंक जो है वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ये हम जानते हैं, शायद उसी के बारे में बात करी जा रही है। और आपको पता है ये भी रिड्यूस होके पोटेशियम फेरोसाइनाइड में ही चेंज हो जाएगा। चलिए एक बार क्वेश्चंस देखते हैं इन्होंने क्या क्या पूछे हुए हैं और फिर आंसर करेंगे। देखिए क्या सिचुएशन दी हुई है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ पी इज। ये सवाल पहले रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। चलिए पहला रिएक्शन देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये रहा आपका कंपाउंड K3FeCN6 पोटेशियम फेरीसाइनाइड। इसका रिएक्शन Ki के साथ करवाया। जैसा कि मैंने आपसे बोला आयरन क्या करेगा, यहां +3 के अंदर है, ये रिड्यूस होके +2 के अंदर आ गया है, देख लीजिए। और अगर आयरन को हम देखें तो ये रिड्यूस हुआ तो आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं यहां आयोडीन -1 में था, यहां किस में हो गया, 0 में ऑब्टेन होकर आ गया। दिस इज द पी वाला कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन। अब उन्होंने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है अगर 2 मोल पी के बनाने हैं तो Ki के कितने मोल चाहिए होंगे। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर ले तो हम आराम से यहां पे देख सकते हैं कि 2 मोल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए Ki के भी कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 ही मोल लेने पड़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो 2 निकल कर आ जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू 2 इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल के ऊपर मूव करते हैं। अगले सवाल में देखिए उन्होंने क्या पूछा हुआ है। उन्होंने पूछा है कि जो प्रेसिपिटेट बनकर आएगा उसमें जिंक के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे पर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए जो फेमस कॉम्प्लेक्स है जो यहां पे बनकर आ रहा होता है उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स जिसके कारण व्हाइट प्रेसिपिटेट बनकर आएगा, K2ZN3FeCN6 थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है बट सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ मिल जाता है। अब बताइए हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनकर आ रहा है उसके अंदर पर मॉलिक्यूल कितने जिंक के एटम्स नजर आ रहे हैं। हम देख सकते हैं यहां पे अपने पास में जिंक के 3 एटम्स नजर आ रहे हैं। अगर जिंक के ये 3 एटम्स हैं तो यही आपसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स बनकर आएगा उसमें पर मॉलिक्यूल कितने जिंक एटम्स होंगे। वी कैन सी एज पर द फॉर्मूला की पर मॉलिक्यूल कितने जिंक के एटम्स नजर आ रहे हैं, 3 जिंक के एटम्स नजर आ रहे हैं। दिस शुड बी द सिचुएशन। ठीक है, वैसे अगर आप PYQs बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं तो शायद आपको पता होगा जेई एडवांस्ड के PYQs के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इन्हीं रिएक्शंस को यूज करके क्वेश्चन जेई एडवांस्ड ने थोड़े साल पहले पूछा भी था। उसमें भी यही रिएक्शन इन्वॉल्व था। सबसे पहले दे वर मेकिंग Ki रिएक्ट विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड फर्दर दे वर आस्किंग अबाउट कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जो सॉल्यूशन आएगा उसमें Zn2+ मिला देंगे तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनकर आएगा, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये नहीं था लेकिन दो रिएक्शंस जो यहां इन्वॉल्व हैं वही उस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होकर आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि जेई क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता, हां, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है बट द रिएक्शंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन डेफिनेटली गेट रिपीटेड। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।